गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी ऑनलाइन ई कंटेंट की जो सीरीज़ है उसमें जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने एपी से पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग की उपभोग की औसत प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती क्या है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन के बीच का अनुपात है। यानी आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में जो परिवर्तन होता है इसके अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी MPC इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन। यानी आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। माना किसी देश की आय 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 120 करोड़ रुपए हो जाती है और इसके कारण उपभोग 80 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी आय में परिवर्तन कितने का हुआ? 20 करोड़ रुपए का, जबकि उपभोग में परिवर्तन कितना हुआ? 10 करोड़ रुपए का। तो जो MPC की वैल्यू होगी हमारी 0.5 होगी। तो 0.5 MPC का क्या मतलब है कि जितना आय में परिवर्तन हुआ है उपभोग में उसका 50% परिवर्तन हुआ है। जैसे हम टेबल इसमें देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन। यानी आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में जो परिवर्तन आता है उसके अनुपात को हम MPC कहते हैं। जैसे अभी टेबल में हम देखते हैं कि पहले डिस्पोजेबल इनकम यानी इनकम 100 रुपये थी, उपभोग भी 100 रुपये था। इनकम बढ़कर 100 से 100 से 200 हो गई और उपभोग 100 रुपये से बढ़कर 180 रुपये हो गया। तो आय में जो परिवर्तन आया है वो कितना आया है? 100 करोड़ रुपए का। तो 100 हमने नीचे लिख दिया है। उपभोग में कितना परिवर्तन आया है? पहले 100 था उपभोग, 100 से बढ़कर उपभोग 180 हो गया है। तो उपभोग में जो परिवर्तन आया वो कितना आया है? 80 का परिवर्तन आया। तो इस तरह से जो हमारी MPC की वैल्यू है 0.80 है। इसी तरह से अगर आय 200 से बढ़कर 300 रुपये हो जाती है तो उपभोग भी 180 रुपये से बढ़कर 250 रुपये हो जाता है। तो आय में जो परिवर्तन आया वो अगेन पहले की तरह 100 करोड़ रुपए का आया। चेंज इन इनकम कितना है? 100 रुपये है, जबकि उपभोग में परिवर्तन कितना है? 70 रुपये का। पहले उपभोग 180 था और अब उपभोग बढ़कर 250 रुपये हो गया। तो इस तरह जो हमारी MPC की वैल्यू आएगी वो 0.70 है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम MPC को मेजर कर सकते हैं। तो MPC हमें बताती है कि आय में परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन आएगा, इसको MPC दर्शाती है। यदि MPC का मान 0.50 है तो इसका मतलब क्या है कि जितनी आय बढ़ी है उपभोग उसका आधा बढ़ेगा। तो जो MPC है इसकी वैल्यू, MPC का जो मूल्य है वो कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। MPC का मान 1 से अधिक होने का क्या मतलब है कि जितना आय में परिवर्तन हुआ है उपभोग में उससे अधिक परिवर्तन हो, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। MPC का मान कभी शून्य भी नहीं होगा। इसका क्या कारण है? MPC का मान शून्य होने का मतलब है कि आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, और ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सामान्यतः जो हमारा MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच रहता है। तो जबकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था
कि एपीसी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एपीसी की वैल्यू है वो ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है, परंतु एमपीसी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच ही पाया जाता है। कभी भी एमपीसी का मान 0 से अधिक ही होगा और 1 से कम ही होगा। और इसका तो आपको समझ आ गया होगा कि शून्य शून्य ही क्यों होता है, एमपीसी का मान शून्य क्यों नहीं होता, या शून्य से अधिक ही क्यों होता है और 1 से कम ही क्यों होता है। ये हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है, ये हमने कंजम्पशन फंक्शन डायग्राम बना हुआ है। तो जो एमपीसी हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो हमारे कंजम्पशन फंक्शन के स्लोप को डिनोट करता है। यानी एमपीसी का मान जितना ज़्यादा होगा कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप उतना अधिक होगा, एमपीसी का मान जितना कम होगा कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप हमारा उतना ही कम होगा। यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं CF हमारा कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, डेल वाई डी हमारे आई के चेंज को बता रहा है, डेल सी आय में परिवर्तन के कारण जो उपभोग में परिवर्तन है उसको प्रदर्शित कर रहा है। C इज इक्वल टू ए प्लस एम पी सी मल्टीप्लाई बाय वाई डी, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। तो जो एम पी सी है, एम पी सी का मान किसको दर्शाता है, कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप को दर्शाता है। ये नेक्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है, जैसे 100 जैसे ओ एक्स अक्ष पर हमने आय को दर्शाया है, ओ वाई अक्ष पर हमने कंजम्पशन को दर्शाया है। तो जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है, जैसे 100 करोड़ से 200 करोड़ हुआ, 300 करोड़ हुआ, 400 करोड़ हुआ, वैसे वैसे हमारे एमपीसी का मान 0.90 से 0.80 हो रहा है, फिर 0.70 हो रहा है, फिर 0.60 हो रहा है। तो ये जो सी, जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये सी हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ये नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है। तो ये डायग्राम हमारा दर्शाता है कि जिससे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे एमपीसी का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एमपीसी का मान कम होने का क्या मतलब है कि जिस दर पर या जिस अनुपात में हमारी आय बढ़ रही है, उपभोग निरंतर उससे कम अनुपात में बढ़ रहा है। तो अगर तो हम ये कह सकते हैं कि आय के उच्च स्तर पर जो एमपीसी का मान है वो अधिक कम होता है और आय के निम्न स्तर पर एमपीसी का मान ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है कि शुरू शुरू में जब हमारी आय बढ़ेगी किसी भी देश की या किसी भी व्यक्ति की, तो उसकी आवश्यकताएं अधिक होंगी, उसकी आवश्यकताएं अधिक होंगी तो उसका उपभोग भी क्या होगा, अधिक होगा। परंतु जैसे जैसे उपभोग, जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी तो आय के उच्च स्तर के बाद में व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी, इसलिए उसका उपभोग व्यय क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। परंतु आय जिस दर पर बढ़ रही है उससे कम दर पर या उससे कम अनुपात में बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आय के निम्न स्तर है वहाँ एमपीसी का मान ज़्यादा होता है और आय के उच्च स्तर पर एमपीसी का मान अधिक होता है। सॉरी फॉर गलत एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कि आय का निम्न स्तर पर एमपीसी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। एमपीसी का मान ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जिस स्तर पर या जिस अनुपात में आय में परिवर्तन हो रहा है, उपभोग में जो परिवर्तन हो रहा है वह अनुपात भी क्या है, अधिक है। तो जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उपभोग में जो परिवर्तन है आय के कारण वह क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो धनी व्यक्ति है या अमीर व्यक्ति है उसकी एमपीसी क्या होगी, कम होगी, और जो एक गरीब व्यक्ति है या निम्न आय वाला व्यक्ति है उसकी एमपीसी अमीर व्यक्ति की तुलना में अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं अधिक हैं, तो शुरू में जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे उसका उपभोग व्यय भी बढ़ेगा। तो ये काफ़ी जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि अमीर व्यक्तियों की तुलना में धनी व्यक्ति के एमपीसी का मान अधिक होता है, कम होता है, ऑप्शंस में आपसे पूछा जाता है। तो आपको हमेशा यही याद रखना है कि जो निम्न आय स्तर हैं या
निम्न आय वाला व्यक्ति है उसकी एमपीसी अधिक होगी, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं अधिक हैं। तो शुरू में जब उसकी आय बढ़ेगी तो वो अपनी उन आवश्यकताओं को फुलफ़िल करना चाहेगा। इस कारण उसके आय में बढ़ने से उसके उपभोग में जो बढ़ने की दर है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। ये नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है एमपीसी को मेजर करने का, C1 माइनस C0 अपॉन Y1 माइनस Y0। C1 ये डेल हमेशा चेंज को बताता है कि डेल यानी डेल वाई यानी आय में परिवर्तन से डेल सी उपभोग में होने वाला परिवर्तन। Y1 यहाँ प्रारंभ परिवर्तित आय स्तर को बता रहा है, Y0 पूर्व के आय स्तर को बता रहा है, C1 वर्तमान उपभोग को बता रहा है और C0 एक अवधि पूर्व के उपभोग को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस फॉर्मूले में सपोज़ किसी की आय पहले 900 करोड़ रुपए 9,000 रुपये थी, उसे बढ़कर 10,000 रुपये हो गई, तो आय में परिवर्तन कितना आया, डेल वाई हमारा 1,000 रुपये आया। जबकि उपभोग पहले 8,000 रुपये था और उससे बढ़कर अब 8,600 रुपये हो गया, तो उपभोग में परिवर्तन कितने का आया, 600 रुपये का आया। तो इस तरह से हमारा एमपीसी का मान 0.6 है। द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज़ 0.6। अब जो ये नेक्स्ट डायग्राम है ये हमारे एमपीसी और एपीसी के बीच संबंध को दर्शा रहा है। जो एसआरसीएफ है ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है, एलआरसीएफ लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन को दर्शा रहा है। तो जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन होता है उसमें एमपीसी का मान एपीसी के मान से कम होता है। द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज़ लेस देन एपीसी। किंतु लॉन्ग रन में जो एमपीसी और एपीसी का मान सदैव समान होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपको वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शॉर्ट रन में क्या एमपीसी का मान एपीसी के मान के बराबर होता है। नहीं, एपीसी का मान एमपीसी के मान से अधिक होता है। तो आज जो हमने टॉपिक हमारा क्लियर किया है वो हमने एपीसी के बारे में पढ़ा, एमपीसी के बारे में पढ़ा, एपीसी एमपीसी के बीच रिलेशन कैसा है उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो जो एमपीसी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम मल्टीप्लायर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एमपीसी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो एमपीसी आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि एमपीसी एक्चुअल में है क्या, एपीसी से कैसे डिफरेंट है और एमपीसी को हम स्टडी क्यों करते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया हो जो मैंने आपको अभी समझाया है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उनको देख के रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।